8 प्रकार के वर्ण के उच्चार स्थान बताए थे। छाती, कंठ, सिर, जिह्वामूल, दांत, नासिका, ओष्ठ और तालु। उसके अंदर भी कंठ्य, अवर्ण, कवर्ग, ह और विसर्ग कंठ्य बताया था। तालव्य के अंदर ई वर्ण, च वर्ग, य, स और ए ऐ तालव्य। उ वर्ण, प वर्ग, ओ औ उपदमान्य ओष्ठ्य। मूर्धन्य के अंदर रु वर्ण, ट वर्ग, र स मूर्धन्य। दंत्य के अंदर रु वर्ण, त वर्ग, ल स दंत्य। दंत्यष्ठ के अंदर एक अक्षर था व, और नासिका के यानी नासिका के माध्यम से बोले जाने वाले ग, य, न, म, ये 5 नासिक्य। और उसके बाद में जो 12 खड़ी, किसके साथ में क्या मिलता है, मिलन होता है और उसमें से क्या बनता है। तो क के अंदर अ मिलकर क के अंदर आ मिलकर का, ई मिलकर की, उ मिलकर कु। इस प्रकार से व्यंजन और स्वरों का जो जोड़ान होता है, संयोजन होता है, यहाँ तक बात हमने लास्ट क्लास के अंदर की थी। अब कुछ संयुक्त अक्षर के बारे में यहाँ पर बता रहे। संयुक्त अक्षर का अर्थ होता है जुड़ाक्षर। यानी बारंबार संस्कृत भाषा में जो उपयोग में आते हैं, ऐसे कुछ जोड़ाक्षर यहाँ पर बता रहे हैं। और वो जोड़ाक्षर के बारे में अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। काफी लोगों की एक बात है कि क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। आपके सामने ही पेपर है, वहां पर आपके पास में उस पेपर के अंदर भी आप देख सकते हो, तो वहां पर शायद आपको और क्लियर हो जाएगा। बराबर। अभी कई अक्षरों का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका उच्चारण कैसे करना, उसके अंदर लगभग हम गलती खा जाते। और उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले जोड़ाक्षर बता रहे। अपने संस्कृत भाषा के अंदर, प्राकृत भाषा के अंदर जितने भी सूत्र रहे हुए हैं, वो सारे के सारे सूत्र जिसके अंदर जोड़ाक्षरों का प्रयोग विशेष करके होता है। और उन जोड़ाक्षरों का उच्चारण करना यदि ध्यान में नहीं हो, तो वहां पर गलती होने की संभावना होती है। और इसलिए सबसे पहले हम ऐसे जोड़ाक्षरों को समझने का प्रयत्न करते। देखिए आपकी किताब के अंदर वहां पर लिखा है कतिपय संयुक्ताक्षर। कतिपय का अर्थ होता है कुछ जोड़ाक्षर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। हालांकि बहुत सारे जोड़ाक्षर बन सकते हैं, व्यंजनों का भी परस्पर मिलन होकर बहुत से जोड़ाक्षर बनते हैं, लेकिन विशेष करके उपयोग में आने वाले जो जोड़ाक्षर है, तो उसके अंदर कौन कौन से अक्षर मिले हुए हैं और वो अक्षरों का मिलकर कैसे वो जोड़ाक्षर लिखा जाता है, उसको हम आज सीखने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले नंबर के अंदर क और स लिखा हुआ है, और ये दोनों मिलकर क्ष बनता है। क्ष का उपयोग आप कौन से शब्द में करते हो? जिनको आता है फटाफट टाइप कर कर भेजिए। क और मूर्धन्य स, ये दोनों मिलकर क्ष बनता है। ठीक है, क्ष तो है। हाँ, जैसे किसी ने भेजा क्षमा के अंदर, यक्ष के अंदर, क्षत्रिय के अंदर, ये सभी के अंदर क्ष रहा हुआ है। अब ये जैसे यहाँ पर इसके सामने हम लिख देंगे क्षमा,
लेकिन क्षमा के अंदर पहले कौन सा लेटर है, तो के क है और बाद में स है, बराबर। अब दूसरे नंबर के अंदर जोड़ाक्षर रहा हुआ है न्य। ये कौन कौन से अक्षर मिलकर इसका हुआ है, तो कि ज और य। ये य कहाँ पर आता है, लास्ट वीक आपको बताया था, यह कौन से वर्ग में आता है, यह कौन से वर्ग में आता है, च वर्ग के अंदर। च वर्ग के अंदर यह आता है, यानी वो नासिक्य है। तो यानी ज और य ये दोनों मिलकर न्य होता है। काफी लोगों के अंदर, काफी लोगों ने इसका आंसर दे दिया है ज्ञान, बराबर। लेकिन ये न्य बना कैसे बना, तो कि ज और य दो अक्षर मिलकर न्य बना, बराबर। ज्ञान, ज्ञानी, विज्ञान वगैरह जो शब्द है वो सभी ये दोनों अक्षर मिलकर फिर आगे बनते हैं। अब तीसरे नंबर के अंदर है प और र। प और र ये दोनों मिलकर क्या बनता है, तो कि प्र बनता है, प्र बनता है। प्र, प और र ये दोनों मिलकर प्र बनता है। यहां पर हम ले लेंगे प्रेक्षा। प्रेक्षा के अंदर प्र कैसे बना, तो कि प और र मिलकर। चौथे नंबर के अंदर है र और स मिलकर इस प्रकार से बनता है। अब चलिए इसके लिए कोई दृष्टांत दीजिए। हाँ, पर्यूषण नहीं, वो तो य के ऊपर आता है, य के ऊपर वो तो आता है। परसदा बराबर है। परसदा जो शब्द बना, तो इधर प के बाद में र आएगा, प के बाद में र आएगा फिर सदा। उसी प्रकार से यहाँ पर त और र मिलकर त्र बनता है। त और र ये दोनों का मिलन होकर त्र बनता है, छत्र। ठीक है। छत्र जो होता है, अब देखिए छ के बाद में आप क्या बोलते हो, छ के बाद में त बोलते हो और फिर र बोलते हो, छत्र, बराबर। और ये क्या है, द प्लस द इज इक्वल टू द होता है, ये द होता है। अब वो कहां पर आता है, नहीं द्राविड़ में वो नहीं आता है। हाँ, भद्दो, भद्दो दसन्न भद्दो वहां पर आता है। और शुरुआत किस, नहीं सिद्धि में वो नहीं आता है, मुद्रा में, मुद्रा में नहीं आता, वो सिद्ध में नहीं आता। आप जो उद्द विया बोलते हो ना, विद्या में भी नहीं आता, रुद्र में नहीं आता है, आप उद्द विया बोलते हो। उद्द विया जो बोलते हो तो उसके अंदर ऐसा द है। अब उसको काफी लोग क्या करते, उद्विया कर देते। एक्चुअल में वो क्या है, डबल द है, उद्द विया। बाकी देखिए आपने जितने भी दृष्टांत दिए वो सब गलत है। विद्यालय के, सिद्ध के, आपने जो जो दृष्टांत दिए वो सब गलत है। सिर्फ भद्दो करके दिया था वो सही है। युद्ध भी गलत है, चंद्र भी गलत है, उसमें तो द में र मिला है, द में द नहीं मिला है, बराबर।
तो ये खास ध्यान रखना, द प्लस द इज इक्वल टू द, उद्दविया, बद्दो। अब देखिए बद्दो दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो ऐसे लिखा जाता है भद्दो, दूसरे नंबर के अंदर भद्दो के अंदर भद्दो, तो यानी इस प्रकार से प्रसन्न चंदो जस भद्दो, तो ये ऐसे लिखा जाता है। ये डबल द आ गया। शुद्ध के अंदर द और ध है, दोनों द नहीं है। विद्यालय के अंदर द और य है, ध और य है। तो बाकी सब तो आपके गलत हो गए हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब आगे के भाग के अंदर उद्देश्य, हाँ उद्देश्य के अंदर ये डबल द वाला आता है, उद्देश्य, उसमें ये वाला आता है। बराबर। अब चलिए, ये जो है द और ध, पहले द रहा हुआ है, द आधा है, ध पूरा है, और ये क्या बनता है तो कि ध बनता है। अब इसका उच्चारण जैसे सिद्ध, सिद्ध, बुद्ध आदि जो भी है, उसके अंदर इसका प्रयोग होगा। आप युद्ध वगैरह जो बोल रहे थे ना, युद्ध, सिद्ध, बुद्ध आदि जो भी है, वो इससे बना है, यानी पहले द है। अब देखो सिद्ध आप कैसे बोलोगे, नहीं ये स्यादवाद आपने लिखा है वो उसमें नहीं आएगा। सिद्ध के अंदर पहले आप क्या बोलते हो, पहले द बोलोगे और फिर ध बोलोगे, सिद्ध, सिद्ध। बराबर। उसके बाद में त है, त, पहले क है और फिर त है। उसके अंदर वक्त, रिक्त, मुक्त आदि जो भी है, उसके अंदर ये ऐसे रहता है। बराबर। ये मुक्त जिसके अंदर पहले क है और फिर त है, फिर द और ग, ये दोनों का मिश्रण होकर इस प्रकार से ग लिखा जाता है, द, उद्वेग। हाँ, बहुत सुंदर। नहीं, उद्वेग इसमें नहीं आएगा पुण्यशाली, उद्वेग इसमें नहीं आएगा। हाँ, मुद्गल आएगा। मुद्गल, तो उद्गल, मुद्गल, पुद्गल, पुद्गल वगैरह जो भी है वो सब इसमें आएंगे। बराबर। तो इसके अंदर द आधा है और ग पूरा रहा हुआ है। उसके बाद में च, स और च, ये दोनों मिलकर च होता है। हाँ, निश्चय और पश्चिम, आश्चर्य, ये सभी के अंदर ये च आएगा। बराबर। एक देखिए भक्तामर के अंदर एक गाथा आती है, च्योतन मदाविला। अब वो काफी लोगों को बोलना आता नहीं, फिर वो क्या करते, सच्योतन कर देते। सच्योतन नहीं, च्योतन है। ये स्व और च मिलकर ये तैयार हुआ। बराबर। जैसे आश्चर्य, उसके बाद में ह और र मिलकर र होता है। नहीं, हृदय नहीं आएगा उसमें, ब्रह्म भी नहीं आएगा, रिंकार। ठीक है, रिंकार इसमें आ जाएगा। ह्रस्व,
जैसे हमने ह्रस्व और दीर्घ जो देखा था ना, अब इसका देखिए नहीं, अरहम वगैरह नहीं आएगा, अरहम नहीं आएगा इसमें। इसमें पहले क्या है, ह है और उसके बाद में र है, ह्रस्व। काफी लोग इसे रस्व बोल देते, रस्व नहीं है, र, र, पहले ह फिर र पूरा, ह्रस्व, इस प्रकार से उसका उच्चारण होता है। और उसके बाद में ये ह और व मिलकर भी एक बनता है, ह और व मिलकर, जिसके अंदर, चलिए दृष्टांत दीजिए आप। रुद्वर्तिनी, हाँ, नहीं उसमें नहीं आएगा, ह और व मिलकर। हाँ, ऊपर किसी ने बोला है जिह्वा, जिह्वा शब्द जो बना है, जिह्वा यानी जीभ, तो जिह्वा शब्द ये दोनों के मिश्रण से बना है, बराबर। और ये हालांकि इसके अंदर स्वर मिला है, स्वर मिला है, ये इसलिए मैंने लिया है कि काफी लोग इसका प्रोनाउंस गलत करते हैं, और उसके लिए इसको यहाँ पर मैंने लिया, हालांकि इसके अंदर आता नहीं है। ह प्लस रूसी का रू, ये दोनों मिलकर इसके अंदर कौन सा शब्द बनता है, बोलिए। हवन, हवन ऐसे नहीं आएगा ना, हर्ष में नहीं आएगा, ऋषि, ऋषि में भी नहीं, हृदय, बराबर है। अब इसको काफी लोग तो क्या बोलते पता, हृदय बोल देते, लेकिन ये हृदय नहीं है, हृदय, हृ, कैसे उच्चारण करना, हृ, हृदय, हृदय नहीं है। जैसे बड़ी शांति के अंदर भी एक आता है सुहृद, सुहृद, अब उसको काफी लोग तो क्या बोलते, सुहृद, सुहृद बोल देते, सुहृद नहीं है, सुहृद, सुहृद। तो ये उच्चारण में खास ध्यान रखना। जैसे कल्याण मंदिर के अंदर भी एक गाथा आती है, तो उस गाथा के अंदर भी काफी लोग तो उसको हृदवर्तिनी बोल देते हैं, हृदवर्तिनी, हृदवर्तिनी। तो इस प्रकार से ये सारे जोड़ाक्षर रहे हुए हैं। अब आपको एक होमवर्क करना है, आपके पास में कल का एक दिन रहेगा, परसों का भी पूरा दिन रहेगा, और उसके अंदर आपको कहीं से भी ढूंढो, डिक्शनरी से भी ढूंढो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 10-10 शब्द ये सभी के अंदर ढूंढना है। पहले नंबर में अपने धार्मिक सूत्रों में ढूंढ सको तो बहुत, यानी धार्मिक सूत्रों के अंदर पूरे के पूरे प्योरली धार्मिक सूत्रों के अंदर यदि 10-10 ढूंढेंगे तो उनको परसों इनाम दिया जाएगा, बराबर। जो भी यानी 10-10, हर एक में 10-10 होना चाहिए। टोटल अपने पास में 3-3 6, 6 12, 12 संयुक्त अक्षर आपको बताए हैं। तो एक एक संयुक्त अक्षर के अंदर आपको धार्मिक सूत्र में से, नवकार मंत्र से लेकर 6 कर्मग्रंथ तत्वार्थ तक के कोई भी सूत्र के अंदर जो भी 10-10 ढूंढेगा उसको विशेष इनाम परसों दिया जाएगा, बराबर। तो इस प्रकार से ये संयुक्त अक्षर बताने में आया। संयुक्त अक्षर में किसी को कोई डाउट है? संयुक्त अक्षर जो जो बताए उसमें कुछ डाउट आपको रहा हुआ है? लास्ट वन, हृदय, लास्ट वन जो है वो हृदय रहा हुआ है, हृदय। हाँ और रू, ऋषि का रू, हाँ ऋषि का रू, हृदय। यहाँ पर पहले हा है और फिर वह है,
पहले ह रहा हुआ है, बाद में व है, जिह्वा। आपके वहां पर देखिए, एक आपको अपन को इसी पेज में बताया था, जिह्वा। अपन को एक इसी के अंदर बताया था, जिह्वा करके बताया था, और वो जिह्वा इसी के अंदर रहा हुआ है। जो यानी जिह्वा जो है, जिह्वा, फिर जिह्वा मूल्य, ये सभी के अंदर व रहा हुआ है। बराबर। आधा द और पूरा ग, पुद्गल, मुद्गल आदि शब्दों के अंदर आधा द पहले आता है और उसके बाद में ग आता है। बराबर। पहले आधा द आएगा और उसके बाद में ग आएगा। तो इस प्रकार से उसका उच्चारण किया जाता है। और बोलिए, किसी को कुछ डाउट? च, च, भक्तामर में क्या? एक बार सब फिर से बोल के बताऊं? ठीक है। क और स, ये दोनों मिलकर क्ष होता है, क्षमा वगैरह। ज और य मिलकर ज्ञ होता है, ज्ञान वगैरह। प और र मिलकर त्र होता है। र और स मिलकर स होता है, आर्स वगैरह। त और र मिलकर त्र होता है, छत्र वगैरह। द और द मिलकर द होता है, उद्दविया भद्दो आदि। द और ध मिलकर ध होता है, सिद्ध। क और त मिलकर त होता है, मुक्त। द और ग मिलकर ग होता है, पुद्गल वगैरह। स और च मिलकर च होता है, आश्चर्य। ह और र मिलकर र होता है, ह्रस्व। ह और व मिलकर व होता है, जिह्वा। ह और रु मिलकर रु होता है, हृदय। इस प्रकार से वर्ण के अंदर, व्यंजन के अंदर व्यंजन का मिक्सिंग जो होता है और उसमें से अनेक शब्द बनते हैं, उसकी बात यहाँ पर आपको बताई। अब जो स्वर और व्यंजन जो रहे हुए हैं, उसको आगे समझने के लिए, आवाज आ रही है? पुद्गल देखिए, पुद्गल में कैसा है, इसको दो तरीके से लिखा जाता है। ये हो गया पुद्गल। और दूसरे नंबर में पुद्गल को ऐसे भी लिखा जाता है। ये द को पूर्ण रूप से अलग कर कर उसका उच्चारण होता है। और यहाँ पर इस प्रकार से भी लिखा जाता है, इस प्रकार से भी लिखा जाता है, दोनों तरीके हैं लिखने के। भक्तामर गाथा जो है वो च्योतन मदाविल, च्योतन, सच्योतन नहीं है, च्योतन मदाविल रहा हुआ है। अब देखिए, हम थर्ड पेज आप ओपन कीजिएगा। थर्ड पेज के अंदर कई संज्ञाएं देने में आई। अब हर एक बार जो आपको जो भी नियम आगे बनेंगे संस्कृत भाषा के, तो उसके अंदर इतना सारा लिखना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 33 व्यंजन, 14 स्वर, फिर उसके लिए थोड़ी बहुत तो संज्ञा आपको स्पर्श व्यंजन, उष्माक्षर, अंतस्था आदि संज्ञाएं तो दी, लेकिन उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी जो संज्ञाएं, करीब करीब 10 प्रकार की संज्ञा यहाँ पर देने में आई है। स्वर की संज्ञाएं अलग है, व्यंजन की संज्ञाएं अलग रही हुई। संज्ञा यानी क्या? संज्ञा का अर्थ होता है पहचानने की निशानी। आपको पहचानना है तो कैसे पहचानोगे? और उसको पहचानने के लिए शास्त्रों के अंदर अनेक प्रकार की निशानी संस्कृत भाषा के अंदर बनाने में आई है। अब सबसे पहले जो स्वर की संज्ञाएं
और व्यंजन की संज्ञा है। स्वर कितने थे? स्वर कितने थे? 14 स्वर। व्यंजन 33। कुल मिलाकर 47। 44 गलत है पुण्यशाली, 47 दोनों का मिलाकर 47 की संख्या होती है। तो इस प्रकार से जो स्वर, व्यंजन आदि की बातें जो हमने की, अब उसके लिए एक एक संज्ञा फिक्स कर रहे हैं। संज्ञा किसके लिए होती है? विषय को, सब्जेक्ट को इजी बनाने के लिए ये संज्ञा होती है। अपने यहाँ पर स्वर की संज्ञा और व्यंजन की संज्ञा ये कुल मिलाकर 10 में 6 बताई है, और उसको हम अभी देखने जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर में नामी संज्ञा है। नामी और समान दो संज्ञा बताई है। अब इसको इस प्रकार की एक संज्ञा का नाम दे दिया है। जैसे हम समझ लो कि भाई 100 मेंबर है। अब 100 मेंबर है तो क्या करते, 5-5 के, 10-10 के, 15-15 के, इस प्रकार से उसके विभाजन कर देते हैं। और विभाजन करने के बाद में एक एक ग्रुप को एक एक नाम दे देते हैं। यहाँ पर भी स्वर और व्यंजन को ग्रुप बना रहे। आगे आपको जब कहा जाएगा कि भाई नामी स्वर, इसलिए आपको समझ लेना कि 12 स्वर नामी रहे हुए, तो 12 स्वर की बात यहाँ पर कर रहे। आगे फिर बात आएगी कि समान स्वर, तो भाई 10 समान स्वर रहे हुए हैं, और उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर में स्वर की संज्ञा बता रहे हैं। स्वर की संज्ञा के अंदर सबसे पहले नामी संज्ञा दे रहे हैं। उसकी परिभाषा करते हुए लिखा कि अवर्ण को छोड़कर ई वर्ण से लेकर ई से लेकर औ तक के स्वर नामी कहलाते हैं। अब देखिए 14 थे, 14 में से किसको छोड़ना है? अवर्ण को, यानी अ और आ, ये दो को छोड़ना है। जब ये दो को छोड़ेंगे तो पीछे बचेंगे कितने? 12 बचेंगे। ई, ई, उ, ऊ, रु, 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 ए, ऐ, ओ, औ। ये जो 12 जो है उसको नामी कहते हैं। ये आपको बस याद रख देना है। आगे कोई भी नियम आएगा और उस नियम में बात आएगी कि भाई नामी स्वर लेने हैं, तो ये 12 को लेकर रखना है। उसी प्रकार से एक दूसरी संज्ञा दी है, समान संज्ञा। समान यानी क्या? नामी का अर्थ होता है उनको एक प्रकार का नाम दे दिया है, और उसलिए नामी संज्ञा। अब समान यानी क्या? तो कि जहां पर परस्पर समान है, आ से लेकर दीर्घ रू तक, अ और आ, ई और ई, उ और उ, रू और रू और रू, ये परस्पर क्या है? समान है। तो ये 10 को संज्ञा जो दी वो समान की संज्ञा देने में आई। स्वर की दो संज्ञा आपको बताई, एक नामी और दूसरे नंबर के अंदर समान। अब व्यंजन की संज्ञा यहाँ पर बता रहे हैं। व्यंजन की 4 संज्ञा यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले में धुट बताएंगे। समान में हाँ रिपीट हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रिपीट हो रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो तो धुट में भी होंगे, अघोष में भी होंगे, घोषवान में भी होंगे, सिट में भी होंगे, रिपीट होंगे। लेकिन कहां से कहां तक लेना है वो हमें समझना है। जैसे समझ लो कि भाई तीर्थंकर भगवान की बात आती है, भाई 24 तीर्थंकर तो के ऋषभ देव से महावीर स्वामी तक, 22 तीर्थंकर तो क्या अजितनाथ भगवान से लेकर पार्श्वनाथ भगवान तक, तो ये एक एक संज्ञा होगी। अब 24 में भी वो है, 22 में भी वो, रिपीट तो हो ही रहे, तो इसमें भी रिपीट हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब समान कहा जाए तो ये 10 को ही लेना है, नामी कहा जाए तो ये 12 को ही लेना है, बराबर। अब व्यंजन की संज्ञा,
वर्ग के पांचवें अक्षर और अंतस्था को छोड़कर, वर्ग के पांचवें अक्षर और अंतस्था को छोड़कर शेष 24 व्यंजन ढूंढ कहलाते हैं। अब देखिए, वर्ग का पांचवा अक्षर और अंतस्था, चलिए वर्ग का पांचवा अक्षर कौन कौन सा है, फटाफट लिख के भेजिए। क अंतिम नहीं है। देखिए, वर्ग का पांचवा अक्षर ये 5 वर्ग के पांचवे अक्षर है। और अंतस्था, अंतस्था 4 है। कौन कौन से? अंतस्था 4 है। वो हो गया, अभी अंतस्था की बात कीजिए। य र ल व, कुल मिलाकर कितने हुए? तो क्या 9 हुए। टोटल कितने थे व्यंजन? व्यंजन टोटल कितने थे? 33। उसमें से माइनस कितने करने हैं? 9। कितने रहेंगे? 24। ये 24 को ढूट संज्ञा दी है। कौन सी संज्ञा दी है? ढूट। 24 को ढूट संज्ञा दी। अब दूसरे नंबर के अंदर अघोष व्यंजन बता रहे, 24 व्यंजन जिसको ढूट कहते हैं। बराबर। अब दूसरे नंबर के अंदर अघोष व्यंजन बता रहे हैं, हर एक वर्ग का पहला और दूसरा लेटर, यानी कितने हुए? क के अंदर क ख, च के अंदर च छ, ट वर्ग के अंदर ट ठ, त वर्ग के अंदर त थ, प वर्ग के अंदर प फ, 10 हुए। और साथ में 3 प्रकार के स, ये 3, यानी 13 को अघोष कहते हैं। ये ढूट हुए 24। तेरह जो व्यंजन रहे हुए हैं, उन 13 व्यंजन को जो संज्ञा दी है, वो संज्ञा कौन सी दी है? अघोष। बराबर। और बाकी बचे हुए जो 20 व्यंजन हैं, ये 13 को छोड़कर, 13 को छोड़कर जो 20 व्यंजन हैं, उसको संज्ञा दी है घोषवान। उसको क्या संज्ञा दी है? घोषवान। यानी ढूट 24 हुए, अघोष 13 हुए और 20 घोषवान हुए। इतनी बातें समझ में आई। सबसे पहले नंबर में नामी, दूसरे नंबर के अंदर समान, व्यंजन की संज्ञा के अंदर ढूट, अघोष, घोषवान, और एक संज्ञा दी है सिट। तो कि सिट के अंदर क्या है? पहले नंबर में अनुस्वार, यानी ऊपर जो बिंदी की जाती है उसको अनुस्वार कहते हैं। दूसरे नंबर में विसर्ग, साइड में जो 2 डॉट आते हैं उसको विसर्ग कहते हैं। तीसरे नंबर के अंदर 3 प्रकार के स्व,
यानी 3, 4, 5 और जिह्वा मूल्य और उपद मान्य, ये 7 को सीट की संज्ञा दी गई है। बराबर। 24 ढूठ, 13 अघोष, 20 घोषवान और 7 सीट। इसको सीट इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर ये स और स ये तीनों रहे हुए, इसलिए इसको सीट कहते हैं। ये घोषवान इसलिए कि उसको बोलते तो एकदम घोष होता है, ग ग ग, अंदर एकदम घोष होता है। अघोष यानी जिसको बोलते हुए इतनी आवाज नहीं होती। और धुट किस लिए कहते वो मुझे भी इतना खास विशेष ध्यान नहीं है। तो नामी, समान, धूट, अघोष, गोस्वान और सिख, इतनी संज्ञाएं बताई आपको। बराबर। आज सबसे पहले हमने संयुक्त अक्षर देखे। संयुक्त अक्षर देखने के बाद में व्यंजन और स्वर की ये 6 संज्ञा देखी। अब अंतिम चरण के अंदर उच्चारण में विशेषता कैसी होती है वो बता रहे हैं। उच्चारण में सीट में 5 नहीं है, जिह्वा मूल्य और उपदमान्य मिलाओगे तो 7 होंगे। अनुस्वार, विसर्ग, 3 जिह्वा मूल्य और उपदमान्य, तो टोटल 7 हो जाएंगे। बराबर। अब देखिए, अब आगे कुछ ज्यादा नहीं है, खाली उसकी संज्ञा जो है उच्चारण में विशेषता बता रहे कि ह्रस्व जो होता है वो जल्दी से बोला जाता है, अ ई उ रू रू। दीर्घ जो होता है उसको लंबा करके बोला जाता है, आ ई उ रू रू, इस प्रकार से। प्लुत जो होता है, ये जो आपको लगभग सुनने में बहुत कम मिलता है। प्लुत जो होता है उसको और लंबा कर, यानी ह्रस्व जो है उससे डबल समय जो लगेगा वो दीर्घ में लगेगा। दीर्घ से जो अधिक समय लगेगा वो प्लुत में लगेगा। तो प्लुत जो है वो दीर्घ से भी लंबा कर कर, यानी ह्रस्व की 1 मात्रा हुई, दीर्घ की 2 मात्रा हुई, प्लुत की 3 मात्रा हुई। जैसे अ, आ, तीसरे नंबर के अंदर यानी 2 मात्रा जाएगी, आ। और प्लुत के अंदर अ, आ, यानी आलाप जो है उसके बाद 3 आलाप तक जाएगा। और उसके बाद में अनुनासिक बताए, जो नासिका के माध्यम से बोला जाए वो अनुनासिक है। ग, य, ण, न, म। और कभी कभार य, ल और वह भी नासिका के माध्यम से बोला जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ही आज हम रुकेंगे। अब सबसे पहले नंबर में जो आपको जोड़ाक्षर बताए, उन जोड़ाक्षर में कुछ डाउट रहे तो पूछ लीजिए। प्लुत का प्रयोग कहाँ पर होता है? आप देखिए, आपने संसार दावा वगैरह सूत्र देखे होंगे। अब उसके अंदर है ना कितनी बार एस 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 डाला हुआ रहता है। वो एस एस क्या है? तो कि वो उसको उतना लंबाना, 1 ऐसे तो 1 जितना, 2 ऐसे तो 2 जितना, 3 ऐसे तो 3 जितना, इतना लंबाना होता है। बराबर। कौन सा रिपीट करना है? उपदमान्य और जिह्वा मूल्य, उसका देखिए आप नेक्स्ट पेज के अंदर आ रहा है। आज तो आपके लिए बहुत हो गया, तो अगली क्लास के अंदर उसको ले लेंगे, स्टार्टिंग के अंदर ही उसको लेंगे। बराबर है। और किसी को कुछ डाउट रहे तो बोलिए। लेटर के नीचे लाइन क्यों? क्योंकि वो लेटर आधा है और इसलिए उसमें लाइन की जाती है। जीवा मूल्य का अभी बता दिया, कल बताएंगे।
अनुनासिक नासिका के माध्यम से, नाक के माध्यम से जो बोला जाता है उसको अनुनासिक कहते हैं। घुट नहीं है, धुट है, धुट। धुट रहा हुआ है, घुट नहीं है। घुट आपको आगे अलग से आएगा, लेकिन यहाँ पर तो धुट है। और कुछ? किसी को और कुछ प्रश्न पूछना है? ठीक है। चलिए, अब 6 जन ने हाथ ऊपर किया हुआ है। विवेक शाह। नेमिन परमार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, मुझे पूछना था कि यहाँ पे अंतस्थ और उष्माक्षर व्यंजन में आएंगे। अंतस्थ और उष्माक्षर य, र, ल, व, श, स, ह। आप देख लीजिए 33 व्यंजनों के जो नाम हैं, उसमें देख लीजिए कहाँ पर है। 33 जो लिखे हुए, जवाब आपको ही देना है। 33 लिखे, उसमें है कि नहीं? वो है ना, तो बस तो वो व्यंजन में आएंगे, बराबर। हाँ। देखिए, इतने छोटे छोटे बच्चे भी संस्कृत सीखने के लिए बैठे, खूब खूब अनुमोदना है। क्या नाम है बेटा? नेमिन परमार। नेमिन, बहुत अच्छा। कल एक मैंने वीडियो भेजा था संस्कृत के बारे में, आपने देखा ही होगा सबने। चलिए आगे, रंजिता जैन। विवेक शाह। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, अभी संयुक्त अक्षर में जो सेकेंड वन है ज और य, तो ज्ञ बन जाता है। एग्जाम्पल ज्ञान। 1 मिनट पहले तो आप अपना वीडियो ओपन कीजिए। आप घूमते हुए नहीं चाहिए इधर। वीडियो ओपन कर दीजिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलो। हाँ बोलिए। जो संयुक्त अक्षर है उसमें सेकेंड वन है ज और ज्ञ, ज्ञ बन जाता है। एग्जाम्पल ज्ञान। हाँ हाँ, तो वो ज्ञ ही हुआ ना। अब यही हुआ। अब उसको हाँ। हिंदी और गुजराती के अंदर अलग अलग उसको प्रोनाउंस करते हैं। कोई अच्छा, वो ज्ञान कहते हैं। हाँ। हाँ तो मतलब वही, तब बोलिए। से वो ये एक्चुअल में ये संज्ञा लिखा हुआ, आप संज्ञा बोल रहे हो तो मुझे लगा कि ये जैसे मतलब ये अलग अलग संज्ञाएं दी है ना, व्यंजन संज्ञाएं और स्वर संज्ञाएं, तो संज्ञा बोलना या फिर हाँ संज्ञा बोलना, जैसे आप संज्ञा बोल रहे थे ना। नहीं, यानी मैं एक्चुअली मेरी आदत जो पड़ी हुई है वो हिंदी भाषा की पड़ी हुई। अब इधर मैं जो सिखा रहा हूँ बेंगलोर में, तो वो वहां पर लगभग हिंदी भाषा प्रचलन में, और हिंदी भाषा के अंदर न्य बोला जाता है। गुजराती के अंदर विज्ञान, इस प्रकार से बोला जाता है। और अच्छा, यहाँ पर थोड़ा बोलने का ढंग अलग है, नहीं तो अगर उसको बराबर। अभी मैं संज्ञा बोलूं तो वो करेक्ट है? संज्ञा, हाँ संज्ञा सर, करेक्ट। करेक्ट है। हाँ, ठीक है, बस वही हाँ पूछना था। करेक्ट है, करेक्ट। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, पिंकल शाह। हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, एक तो ये क्वेश्चन था कि समान संज्ञा में एक ओ तो और जो भी प्रश्न सुनिए, जो भी प्रश्न पूछते हो अपना वीडियो ओपन करके ही पूछेंगे, नहीं तो इधर से मैं सीधा कट कर दूंगा। सॉरी गुरुजी, सॉरी। हाँ बोलिए। हाँ गुरुजी, ये समान संज्ञा में ओ और ओ में समानता क्यों नहीं ली गई है? एक्चुअल में जो ए आई ओ औ, इसको समान में इसलिए नहीं गिना है
कि ए बनता है वो अलग से बनता है, और ऐ बनता है वो अलग से बनता है। ए जो बनता है वो गुण से बनता है, ओ बनता है वो गुण से बनता है, ऐ और औ जो बनता है वो वृद्धि से बनता है। इसका चैप्टर आपको आगे आएगा, जब वो चैप्टर आएगा न तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये दोनों में फर्क क्या है। ओके, एक गुण से बनता है और दूसरा और वृद्धि ये से जो बनता है। और आ, हाँ, और आ, ये दोनों जो बने हुए हैं वो एक में से बने। ई और अच्छा। ई दोनों जो बने वो एक में से बने, इसलिए वो समान है। अब समझ लो कि एक किस में से बना है, मैंने बताया था पहले ही दिन। हाँ, अ प्लस ए। ई प्लस ई। हाँ, अ प्लस ई, ये दोनों अच्छा, मिलकर अ ई प्लस बना ई। है। दोनों अभी समान है कि ऑपोजिट है? अलग अलग है। अलग अलग। अलग अलग है, बराबर। और दूसरा, हाँ, और दूसरा गुरुजी ये था कि ये अपना अघोष में ह आता है क्या? नहीं, अविग्रह नहीं अघोष आती। व्यंजन ये में। संज्ञा, ये संज्ञा सिर्फ व्यंजनों की है। हाँ, उसमें ह आता है, नहीं आता है? नहीं आता है। तो वो बुक में ह लिखा हुआ है, नहीं नहीं, तो अघोष कंफ्यूजन शब्द हो रहा में था। अ आता है। नहीं, अघोष के अघोष व्यंजन में ह इंक्लूड होता है। ह। घोष में नहीं होगा, घोषवान में ह होगा। अच्छा, ठीक है, ह अघोष में नहीं है ना। हाँ, अघोष में नहीं आएगा ह, घोषवान में ह आएगा। ठीक है बराबर। गुरुजी, बराबर। थैंक यू चलिए, गुरुजी। विवेक शाह। चलिए आगे, शिल्पा शाह। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, ये जो व्यंजन संज्ञाएं है तो उसमें जो व्यंजन है वो 2-3 में सेम टू सेम अक्षर आए, तो वो पता कैसे चलेगा कि कौन सी संज्ञा में आएगा? जैसे अघोष में भी सेम आ रहा है, घोषवान में भी सेम आ रहा है। ये कैसा होता है, इसमें जो संज्ञाएं इसलिए बनाई जाती है कि उसकी एक पहचान हो। हर एक जगह पर जो है वो पूरा का पूरा तो बताया नहीं जाएगा। अब समझ लो कि भी 13 व्यंजन आपको लेना है, तो 13 व्यंजन लेना है तो आपको बताएंगे भाई ये अघोष, वहां पर क्या लिखा जाएगा? अघोष व्यंजन यहाँ पर लेना, इधर घोषवान लेना। तो इधर एक एक ग्रुप बना दिया कि भाई ये ग्रुप है तो इस ग्रुप में ये आएंगे। ये 20 की संज्ञा हो गई, ये 13 की हो गई, ये 24 की हो गई, ये 10 की हो गई, ये 12 की हो गई, ऐसे अलग अलग संज्ञाएं। अब जब तो आपको वो 20 की बात करेंगे तो ये जो 20 है घोषवान वो 20 ही लेने हैं। अघोष की बात करेंगे तो वो 13 ही लेने हैं। बराबर। तो वो पर्टिकुलर वहां पे दिया हुआ रहेगा कि 13 संज्ञा का तो ये ग्रुप लेने का है, और 20 का आएगा तो ये ग्रुप लेना है। उधर लिखा होगा, उधर क्या लिखा होगा? अघोष व्यंजन होने पर। अब अघोष व्यंजन यानी कौन से अघोष है? तो आपने ये रट्टाबाजी लगाई होगी तो आपके दिमाग में फटाक करके क्लिक होगा, अघोष यानी ये 13 अघोष है, क ख च छ ट ठ त थ प फ स स स, ये अघोष है। ओके, थैंक यू बराबर। गुरुजी। या ठीक है, चलिए आगे। देखा खानके। जी, प्रणाम हाँ बोलिए। गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, एक प्रश्न हाँ बोलिए। श्रमा में कहाँ आ रहा है गुरुजी? श्रमा में श्र क प्लस श हुआ ना गुरुजी? क प्लस क्षमा। गुरुजी, क्षमा के अंदर क और स ये दोनों मिलकर क्ष बनता है। आपके वहां पर शायद नेटवर्क बराबर नहीं है। चलिए आगे, प्रियंका जैन। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, वो 10 वर्ड कैसे, शब्द कैसे लिख के भेजना है? हाँ, 10 आपके हो जाए, जिनके हो जाए वही भेजना है, बाकी नहीं भेजना है। कैसे भेजना है? जिनके हो जाए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, एक पेपर में लिख के। जी गुरुजी। पेपर में या तो मोबाइल में टाइप कर कर या तो कंप्यूटर में कर कर आप भेजना है।
जी। गुरुजी आपकी राइटिंग इतनी अच्छी कैसे है? वो तो मुझे नहीं पता, मुझे लिखना ही नहीं नहीं हम आता है। नहीं हमको सुधारनी हो तो हम कैसे सुधारें? हाँ देखिए, उसके लिए तो है बहुत सारी ट्रिक मेरे पास है राइटिंग को सुधारने के लिए। फिर गाथाओं को याद करने के लिए, उसके लिए तो बहुत सारी ट्रिक रही हुई है। इन सबको याद रखने के लिए राइटिंग सुधारना है। तो जैसे बच्चे क्या होते हैं, बचपन के अंदर जैसे वो एक एक लेटर उनको बराबर सिखाया जाता है ना, हाँ उसी प्रकार से यहाँ पर हमें भी करना होगा। एक ना हाँ एक अक्षर को बारंबार सही ढंग से लिखने का प्रयत्न करेंगे तो वो हाँ राइटिंग अपने आप अपनी अच्छी हो जाएगी। हाँ गुरुजी। गुरुजी ये सारी नामी सनाम समान मिच्छाम दुक्कड़म धूत इन सबको याद कैसे करना है? हाँ देखिए, अब सिंपल से है, आपको 14 स्वर आते हैं, इसलिए ये जो एक एक व्याख्या वहां पर दे दी कि अवर्ण को छोड़कर, तो अवर्ण छोड़िए, बाकी सब स्वर ले लेना है। जी गुरुजी। आ से दीर्घ रू तक यानी 10 ले लिया, बाकी सब छोड़ देना है। गुरुजी व्यंजन तो बहुत टफ है ना ये चारों याद रखना, इसलिए उसको कैसे याद करें? एक चीज ध्यान रखिए, जब याद हो जाता है तब कुछ टफ नहीं है। हाँ आप कल शाम तक समझ लो कि 1 घंटा आपने इसके लिए समय दे दिया। देंगे परसों मैं गुरुजी। पूछूंगा तो जिसको जिसको याद हो गया वो बोलेंगे नहीं ये तो बहुत इजी है। हाँ गुरुजी। और देखिए, हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने कितनी गजब की कमाल की है। उन्होंने ये जितनी भी है ना, ये संज्ञाएं थी ना, संज्ञा ही क्या है, तो कि संस्कृत भाषा को इजी करने की ये ट्रिक रही हुई। ये जो एक एक संज्ञाएं जो आप याद कर लोगे, तब आपको पूरा का पूरा जब आगे जब नियम जो सब आएंगे तो उसके अंदर बहुत ही आसानी हो जाएगी। गुरुजी संज्ञा का मीनिंग बराबर। बहुत समझ में नहीं आ रहा है। संज्ञा का मीनिंग यानी नामी समान इन सब का मीनिंग अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। हाँ देखिए, नामी का बता दिया, समान का बता दिया, अघोष का बता दिया, गोस्वान का बता दिया और सिद्ध का बता दिया। एक धुट का मुझे ध्यान नहीं, वो भी कल मिला तो मैं बता दूंगा। गुरुजी नामी का क्या है? हाँ नामी का क्या है गुरुजी? नामी का ठीक है, नामी का भी विशेष कुछ मुझे मिला तो मैं बता देता हूँ कल। और समान का? समान का तो जो परस्पर जो समान रहे हुए हैं उनको तो समान कहा गया है। ए और ए भी तो समान ही है, उसमें क्या डिफरेंट है? वो अभी मैंने बता दिया, आपने शायद सुना नहीं लगता है। सॉरी गुरुजी। हाँ ए जो बना है, अ और ई मिलकर ए बना है, तो समान कैसे हुआ? बराबर। नहीं समझ में नहीं आया गुरुजी। अने अ सिंगल है ऐसा है क्या? अ और ई ये दोनों मिलकर ए बना है। हाँ समान किसको कहते हैं? दोनों परस्पर एक दूसरों के मिलन से एक जैसा हो। जैसे समझ लो कि सिंपल से मैं बताता हूँ, आ बना, आ कैसे बना? अ और अ ये दोनों मिलकर आ बन गया। हाँ इसके 4 फॉर्मूले हैं, अ प्लस अ प्लस आ प्लस आ प्लस आ। ये 4 तरीके से आ बनता है। इसी प्रकार से ई कैसे बना? ई प्लस ई इज इक्वल टू दीर्घ ई। हाँ यानी ये दोनों कैसे हुए तो के समान हुए, हाँ क्योंकि दोनों एक ही मैचिंग से बने हैं। हाँ और ए जो बना है, ए कैसे बना है? अ प्लस ई इज इक्वल टू ए। हाँ गुरुजी बराबर आया समझ में। अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ। बराबर। जी गुरुजी। गुरुजी री कैसे बना हुआ है? री यानी, बड़ा वो क्या बोलेंगे उसको? री ऋषि का, बड़ा ऋषि का कैसे बना हुआ है? हाँ वो यानी डबल रू मिलता है तब री बनता है।
ये जब दोनों मिले तो दोनों मिलकर री बन गया। जी गुरुजी। गुरुजी लास्ट बराबर। सवाल गाथा कैसे याद करना है? हाँ, उसके लिए तो बहुत सारे ट्रिक है, सब एक साथ में मैं नहीं बता दूंगा। ठीक है, गुरुजी अगर बता देते, मैं कल्याण मंदिर चलिए। कल्याण मंदिर स्टार्ट किया है गुरुजी, अगर आप थोड़ा बता देते हैं। देखिए, गाथा याद जो करना है उसके लिए सबसे पहले तो आपको बैठने की, सबसे पहले तो आप पढ़ने के लिए जब बैठते हो तो उसकी सिस्टम को समझ लेना चाहिए। हाँ पढ़ने के लिए जब बैठना है तो ज्ञान के 5 खमास्मरण दो, हाँ उपकारी गुरु भगवंतों को याद करो, उनका स्मरण हाँ करो। हाँ तीसरे नंबर में दोनों पांव के दोनों अंगूठे पकड़ लो और उसके पास बाद में याद करना शुरू करो। और याद भी इस प्रकार से करते जाए जैसे कल्याण मंदिरम उदारम अवध्य भेदी। हाँ आपने बुक के अंदर वो लाइन पढ़ी, एक हाँ बार 2 बार 3 बार बराबर ध्यान से उसको पढ़ लो। हाँ ध्यान से पढ़ने के बाद में उसको क्या कीजिए, इधर मस्तक पर लिखिए। मस्तक पर लिखना यानी क्या, तो कि आंख बंद कर कर वो पूरे के पूरे अक्षर आपके नजर के सामने आना। फिर दूसरी लाइन याद करो, दोनों का जोड़ान करो, फिर तीसरी लाइन, चौथी लाइन, और इस प्रकार से आप आंख बंद करी और उसकी चैनल चलेगी। कल्याण मंदिर मुदारम अवध्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंगरी पद्मम। तो इस प्रकार से उसकी चैनल चलेगी। शुरुआत में आपको हो सकता है थोड़ा टफ लगे, लेकिन इसकी जब आदत हो जाएगी ना, फिर आपको गाथा करनी इतनी आसान हो जाएगी। और फिर भी याद नहीं हो तो जो भी आपके उपकारी ज्ञानदाता है उनको स्मरण में कीजिए, उनको स्मरण में लाकर फिर बैठिए, उनके प्रति का एकदम समर्पण भाव लाकर फिर पढ़ने के लिए बैठिए। आपको इजीली गाथा याद होने लगेगी। जी आभार गुरुजी आपका। बराबर। चलिए, सबको भी प्रणाम। आज यहाँ पर ही रुकते हैं।